हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। पिछला वीडियो मैंने आईएससी बोर्ड से जो संबंधित छात्र हैं इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर को एक्सप्लेन किया था, लेकिन समय कम था इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया। ब्रीफ में मैंने बताया, लेकिन आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सैंपल पेपर के जो आंसर्स हैं उसको सर उपलब्ध करा दीजिए, वो भी एक्सप्लेन करके। तो आज मैं आपके सुविधा के लिए आईएससी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर जो टर्म 1 के लिए बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है, उसके सॉल्यूशन को लेकर के, उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के मैं आपके साथ हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 80 क्वेश्चंस को एक साथ बताना थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए। मैं तो बता दूंगा, वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैंने इसको 2 वॉल्यूम में किया है। फर्स्ट वॉल्यूम में 40 क्वेश्चन है और सेकेंड वॉल्यूम में जो रेस्ट क्वेश्चन है वहां रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वह आईएससी इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर जो टर्म 1 के लिए आईसीएसई बोर्ड ने पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पे, उसके 40 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके बीच हूं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, वहां पे उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। जहां पे रिक्वायर होगा एक्सप्लेनेशन में, वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहीं पे आप लोग इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखते रहिए। ये सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है 40 क्वेश्चंस का, जिसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर अवेलेबल होगा और जो रेस्ट 40 क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर अगले दिन अवेलेबल होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो पर्पज है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसको क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है मैंने आप लोग को पहले बता दिया है, उस पर हम लोग समय ना अपना नुकसान करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो 2 फॉर्मूला होता है। एक होगा mu nth इज इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1, और सेकेंड फॉर्मूला होता है mu nth इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा n। जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है वह केवल और केवल तभी यूज होगा जिस यूनिट का आपको मार्जिनल फाइंड करना उसका प्रेडिसेसर दिया हो, और सेकेंड फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब प्रेडिसेसर दिया हो तब भी, या प्रेडिसेसर ना दिया हो तब भी। ये दोनों केस में लागू होता है। तो जो ऑप्शन है इसमें देखा जाए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है TUN प्लस 1। जब TU यहां पे बेटा प्लस दे दिया तो ये गलत है,
सेकेंड TUN माइनस TUN प्लस 1 है, यहाँ पे n-1 होता तो सही रहता, यहाँ पे गलत है ये। CTUN माइनस TUN प्लस 1 लिखा हुआ है, क्योंकि B और C ऑप्शन देखो दोनों सेम है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता कि यहाँ पे प्लस कर देते और यहाँ पे माइनस कर देते तो लगता कि हाँ कुछ अलग है, तो ए भी गलत होता, क्योंकि बी और सी दोनों सेम फार्मूला है और दो बी गलत है, सी भी वही है, इसका ए भी गलत है। डी क्या है, TUN माइनस TUN माइनस 1, जो कि फर्स्ट फार्मूला हमने यहां शो किया, ये है, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर इज डी, नोट कर लीजिए। आगे चला जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। Question number 2, when a consumer consumes two goods, then he will be in equilibrium at। जब कोई कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। जब सिंगल गुड्स होता तो इक्विलिब्रियम के लिए MUX इज इक्वल टू PX होता और MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होता। ये जब सिंगल गुड्स होता तब होता ये, लेकिन यहां बात हो रही है इसकी टू गुड्स के केस में। तो टू गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ा था MUX अपॉन PX, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, और लिख सकते हैं इसको MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो ऑप्शन जो दिया बेटा उसमें A MUX इज इक्वल टू PX है, ये सिंगल कमोडिटी के लिए होता है, ये गलत है। हमें बात करना है टू गुड्स के केस में। ऑप्शन नंबर बी है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू PY अपॉन MUY, MUY अपॉन PY होता, ये गलत है। सी ऑप्शन MUX अपॉन PX यहां तक सही है, इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी ये सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मार्क कर लीजिए बेटा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम एट MUX upon PX is equal to MUY upon PY. Any problem? अगले क्वेश्चन पे चलें। इसको मैं मार्क कर दूं ताकि आप लोग को ये आंसर यहां दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, what relation do you notice between price and demand in the table given below। यहां पे देखिए प्राइस 10 to 8 हुआ, यानी प्राइस क्या हो रहा, घट रहा। प्राइस ऑफ गुड X
फॉल किया, एज ए रिजल्ट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंक्रीज किया। तो इसमें है इंक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस एक्टिव होता है और डिमांड बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं कहते हैं, उसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो यहाँ इंक्रीज इन डिमांड लिखा तो ये गलत है। प्राइस के घटने से क्वांटिटी इन डिमांडेड इंक्रीज करता है, तो डिमांड लाइन पे हम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। सेकंड, डिक्रीज इन डिमांड, ये होगा ही नहीं। एक्सटेंशन इन डिमांड ये करेक्ट आंसर होगा, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड लाइन पे जब हम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड जाते हैं उसको कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को बनाकर दिखा भी देता हूं। ये है एक्सिस वाई, एक्सिस वाई पे लिखते हैं बेटा प्राइस इन रुपीज, ये ओरिजिन, ये एक्सिस एक्स, एक्सिस एक्स पे लिखते हैं क्वांटिटी इन यूनिट्स, ये डिमांड लाइन D0 मान लो बेटा प्राइस P0 है, तो आप डिमांड लाइन पे E0 पे थे, क्वांटिटी डिमांडेड Q0 था। प्राइस फॉल किया तो आप डिमांड लाइन पे E1 पे चले गए और एक्सिस एक्स पे Q1। तो देखो बेटा यहाँ पे डिमांड लाइन जो D0 है, आप E0 से कहाँ आ रहे हैं, E1 पे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब डिमांड लाइन पे, सेम डिमांड लाइन पे आप फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंशन इन डिमांड। और एक्सिस एक्स पे Q1 पे जाते हैं तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ऑप्शन जो दिया बेटा उसमें करेक्ट आंसर क्या है? सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में इसको ऐसे बना लीजिए। यदि यही चीज लिखा रहता है, एक्सटेंशन न दिया रहता और लिखा होता इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये भी सही हो जाता। या एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड बोथ ए एंड बी कर देता, तब भी बोथ ए एंड बी सही हो जाता। क्लियर? जब डिमांड लाइन पे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आते हैं तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं, और प्राइस के घटने से एक्सिस एक्स पे क्वांटिटी इंक्रीज किया तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्लियर? यानी करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। वाई यहां पे हो गया प्राइस इन रुपीज, ये हो गया क्वांटिटी इन यूनिट्स। व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखो क्या होता है, D0। जब डिमांड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें प्राइस ऑफ गुड एक्स कांस्टेंट है और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड वह बढ़ रही है या घट रही है। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को ये एग्जिस्ट नहीं करता है। प्राइस सेम है और जो क्वांटिटी देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। डिमांड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन में है भी डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईपी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो
क्वांटिटी डिमांडेड और 10% इंक्रीज किया, 10% डिवाइडेड बाय प्राइस में कोई चेंजेज नहीं है, 10/0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट। करेक्ट आंसर इज ए, ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर बेटा मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 4A। ये 4 का ए है बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शोज द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये है, आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें नेचर ऑफ गुड्स आता है, लेवल ऑफ इनकम भी आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी आता है। नेचर ऑफ गुड्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मल गुड्स होता है, लग्जरीज आइटम्स होते हैं, कंफर्ट्स होता है। लेवल ऑफ इनकम में देखते हैं इनकम इंक्रीज करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, लेस सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले ये तीनों फैक्टर हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑल द अबव है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा हुआ है उस केस में प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, तो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है। ये बताता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस हो रहा परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये क्वांटिटेटिव होता है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड की बात करता तो क्वालिटेटिव होता। क्लियर, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है बेटा, सीधा सीधा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट, तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट, तो क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्वांटिटेटिव होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल भी कर लेंगे लेबर, इससे पता हो जाएगा, और टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, ये दोनों से टोटल प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है सिग्मा एपी लिखा है ये गलत है, टीपी पता करना और सिग्मा टीपी कर रहा है ये गलत है, और टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी होता है, यानी कि ये आंसर सही है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 8, which of the given options shows the application of increasing return। इंक्रीजिंग रिटर्न के लिए कौन सा इसमें एप्लीकेशन ऑप्शन सही है, यानी ऐसे आप समझिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अप्लाई होने के क्या क्या कारण हैं। तो स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स भी होता है, जो फैक्टर्स हैं वो डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स
and indivisibility of factors. It means all the above. Clear? ये फ्लैट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती है, आपके बुक में सीधा सीधा यहां लिखा होगा, आप देखेंगे। When supply increases due to improvement in technology. When supply increases due to improvement in technology. सप्लाई के लिए बेटा दो चीज है, दो मेन फैक्टर है, एक प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स। यहां पे जो चेंजेज हुआ है वो किसके चलते हुआ है? टेक्नोलॉजी के चलते हो रहा, उसकी खुद की प्राइस चेंज नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ सप्लाई खुद के प्राइस के चलते। किसके चलते हो रहा? टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के चलते हो रहा। तो यहाँ पे वो फेवरेबल चेंज हुआ टेक्नोलॉजी में, इसके कारण से सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और जब सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा सेम प्राइस पे, उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई कर शिफ्ट राइटवर्ड। ऐसा नहीं दिया इसमें, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस एक्स पे जो क्वांटिटी Q0 से Q1 होगा वह इंक्रीज इन सप्लाई को शो करेगा। इसमें क्वांटिटी वर्ड नहीं यूज होगा सप्लाई के पहले। सप्लाई के पहले क्वांटिटी वर्ड तब यूज करते हैं जब उस गुड्स की खुद की प्राइस बेटा यहाँ पे चेंज होती। तो यहाँ पे क्या खुद की प्राइस कांस्टेंट है, नहीं लिखा, इसका मतलब कांस्टेंट है। और जो चेंज हुआ है किसमें हुआ है? अदर फैक्टर, जो कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया होगा, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये बताया जाता है कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज करता है, उसको कहते हैं बेटा इंक्रीज इन सप्लाई, यानी करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The elasticity of supply is always positive. The elasticity of supply is always positive because direct relationship between supply and price. बेटा ध्यान से समझिएगा, जो रिलेशन होता है बेटा सप्लाई में, वो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच पाया जाता है, सप्लाई और प्राइस के बीच में नहीं होता है। लॉ के अकॉर्डिंग ही यहां पे भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। हम लोग ये पढ़ते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगा या राइज करेगा, तो हम यहाँ राइज दिखा रहे हैं, सेलर है तो वो चाहेगा प्राइस बढ़े। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स है ना, ये क्या होता है बेटा? ये भी इंक्रीज करता है। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करती है। तो लिखने का सही सीक्वेंस होता है प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन यहाँ लिखा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, नहीं प्राइस एंड सप्लाई होना चाहिए, ठीक ना। तो करेक्ट क्या होगा बेटा इसमें? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इनवर्स तो होता ही भाई, सब सप्लाई की बात हुई तो डिमांड की बात कहां से आ गई? बोथ ए एंड बी, नहीं, दोनों अलग अलग है। नीदर ए और नॉर बी, यानी ना तो ए होगा ना तो बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? बहुत टेक्निकल चीज लिखा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। किसके बीच में? सप्लाई एंड प्राइस, प्राइस एंड सप्लाई होता है, सप्लाई एंड प्राइस नहीं होता बेटा। जो प्रभाव डालता है उसको हम पहले बाद में लिखते हैं, और जिसके ऊपर प्रभाव, यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई के लिए है ना। तो जो प्रभाव डालने वाला है, जिसका इंपैक्ट पड़ा, किसका इंपैक्ट पड़ा, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अपना प्रभाव डाला क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स पे, इसलिए प्राइस पहले होना चाहिए। ये पहले होता और ये बाद में यहाँ पे होता, लेकिन नहीं दिया है, इसके हिसाब से नीदर ए नॉर बी होगा। इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन पेन्स एंड सेक्रीफाइस इज नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब हम कहीं काम करने जाते हैं, जब वर्क करते हैं, तो वर्क करने के बदले जो हमें वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि काम के दौरान हमें कुछ दिक्कत होती है, कुछ कष्ट होता है। तो जो दिक्कत हुई, जो दर्द हुआ, पेन हुआ, जो हमने सेक्रीफाई किया, उसके लिए तो वह ऑर्गेनाइजेशन, वह फर्म कुछ भी नहीं पे करती है। जैसे हमने काम किया तो सैलरी मुझे 50,000 मिला, ये क्या है? ये वेजेज काम करने के बदले। लेकिन जहां मैं काम कर रहा हूं वहां बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, मैं मशीन ऑपरेट कर रहा हूं और मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है। लेकिन जब वो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमें सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम हम बहरे हो जाएंगे। तो जब बहरे हो जाएंगे तो क्या जो कान से सुनने की क्षमता है वो घट रही है? क्या इसके लिए ओनर ने हमें कुछ पैसे दिए? नहीं। जो पेन हुआ, जो हमने सेक्रीफाई किया, जो एक्सर्शन हुआ, इन सब चीजों के लिए जो एम्प्लॉयर होता है हमें पैसा नहीं देता है, वो काम करने के बदले देता है। तो जो ये पेन है, सेक्रीफाइस, एक्सर्शन है, ये क्या कहलाएगा? इसे कौन सा कॉस्ट कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट कहते हैं। नोट कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन, पेन्स एंड सेक्रीफाइस इज नोन एज रियल कॉस्ट। क्लियर? लेकिन यहीं पर होता कि यदि कोई आपका पड़ोसी है और वह उस फर्म में काम नहीं कर रहा, लेकिन उस फर्म में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं उससे जो आवाज आ रही है, पड़ोसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसकी आवाज से वो सो नहीं पा रहा है, उससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वह इनडायरेक्टली वो अफेक्टेड है, लेकिन उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, पावर एंड लेबर? जब एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को परचेज करता है उसके लिए पैसे देता है, पावर हम यूज करते उसके बदले पैसे देते हैं, लेबर यूज करते उसके बदले पैसे देते हैं। तो जहां पर पैसा चला गया इसलिए कि हमने ये इनपुट्स को यूज किया, इस फैक्टर्स को यूज किया, इसके लिए हमने पैसे दे दिए, पैसा गया, और वह फैक्टर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, वह इनपुट यूज हो रहा है, तो वहां पे जो पैसा गया उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और जो इनपुट फैक्टर अपना खुद का है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ, उसके लिए ना पैसा दिया है ना कोई पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जहां पर पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, ना अभी हुआ ना होने वाला है, लेकिन वह इनपुट हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ उसका पेमेंट या तो कर दिया या पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हो बेटा? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। ठीक, हमें चाहिए क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां आ जाएगा आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी माइनस टी एफ सी। देखो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर क्या बेटा? बी सही है। अब जल्दीबाजी मत करना बेटा, हम सोचेंगे सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन और भी देखना बेटा। वेरिएबल नोट कर लो,
वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होगा बेटा वो मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करने से बनता है। यानी जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट पे। नोट कर लो, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, marginal cost depends on variable cost, so total variable cost is equal to sum of marginal cost, ये भी सही हो जाएगा। TVC is equal to sigma MC and TVC is equal to ABC into Q। जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करते हो तो क्या होता है, TVC अपॉन Q होता है, तो ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q होगा। आप देखिए तो क्या हो जाएगा, सही। तो करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ऑल द अबव हो जाएगा, है ना, यानी डी आंसर इसका सही होगा। नोट कर लेना, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर TVC इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? ए भी सही है, ए भी सही है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा ना। तो जब तीनों सही है बेटा तो ऑल द अबव लगाएंगे, ठीक ना। जब तीनों सही होता है तो ऑल द अबव होता है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का नेचर होता है कि इसमें गुड्स होमोजीनियस होता है। जब गुड्स होमोजीनियस होगा इसका मतलब सिमिलर एंड आइडेंटिकल होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर एंड आइडेंटिकल। तो जब गुड्स होमोजीनियस है, सिमिलर एंड आइडेंटिकल है, तो उसकी प्राइस सेम होगी। जब प्राइस सेम होगा तो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू दोनों इक्वल होगा। प्राइस को ही हम लोग एवरेज रिवेन्यू भी कहते हैं। और जो टोटल रिवेन्यू में चेंजेस होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि सब गुड्स की प्राइस इक्वल है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा AR इज इक्वल टू MR। AR इज इक्वल टू MR, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जब गुड्स कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, प्राइस सेम होती है। तो जब प्राइस सेम होगा तो जितना भी आउटपुट हम सेल करेंगे टोटल रिवेन्यू में चेंजेस इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। यानी मार्जिन रिवेन्यू हर एक के लिए इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा और एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगा। करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, AR इज इक्वल टू MR अपॉन Q, ये कभी नहीं होता है। AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q होता है। B, TR इज इक्वल टू MR इंटू Q, नहीं, AR इंटू Q होता तो बात समझ में आता। C, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू सिग्मा MR। हम लोग टोटल के लिए पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल इज द सम ऑफ मार्जिनल। टोटल क्या होता है बेटा, वह सम होता है मार्जिनल का। तो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू सिग्मा MR। तो करेक्ट आंसर इज TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 16, a competitive firm will be in equilibrium. A competitive firm will be in equilibrium when, एक competitive firm के equilibrium होने के लिए कंडीशन होता है। नंबर 1, marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal cost is equal to marginal revenue. MC is equal to MR। और सेकंड कंडीशन होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स MR
फ्रॉम बिलो, बिलो यानी कि इस तरीके से होगा। मान लो बेटा ये MR है और ये MC है, तो MC कर्व देखो, MR को कट किया, 2 पॉइंट यहाँ कट किया, लेकिन नीचे से कट करना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये A हो गया और ये B। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा बेटा? B होगा। तो ऑप्शन में देखो बेटा, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये बिल्कुल सही आंसर है। AR इज इक्वल टू AC नहीं, AC कट्स AR नहीं, TR इज इक्वल टू TC नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर इज A, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर A। क्वेश्चन नंबर 17, in a perfectly competitive market who decide the price? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस डिसाइड करने का काम इंडस्ट्री करती है, यानी कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। नोट कर लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस डिसाइड करती है, और जो प्राइस डिसाइड कर दिया जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा, उस प्राइस को फर्में रिसीव करती हैं, तो फर्म इज प्राइस टेकर, हाउएवर इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। और क्वेश्चन पूछा गया है हु डिसाइड द प्राइस, बहुत क्लोज आंसर है, जल्दी से लोग क्या कर देंगे, सी को टिक कर देंगे, बोथ A एंड B नहीं। यहाँ ये पूछा कि प्राइस डिसाइड कौन करता है, तो प्राइस डिसाइड करने का काम होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये मार्केट फोर्स के बेसिस पे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस, जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देगी, फर्म उस प्राइस को वह कलेक्ट करती है, यानी फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नोट कर लीजिए, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और प्राइस डिसाइडर एंड अ फर्म इज price taker, receiver. Question number 18, what is determined at the point where market demand and market supply curve intersect each other? इसको मैं डायग्राम से बना कर समझाता हूं आप लोगों को। ये डिमांड लाइन, ये सप्लाई लाइन। एक्सिस Y, एक्सिस X, यहाँ पे बेटा प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट्स, डिमांड लाइन D0 एंड सप्लाई लाइन S0 बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट E। E को कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम। ऑप्शन में देखो बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम दिया है, इक्विलिब्रियम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इस इक्विलिब्रियम की सहायता से ही हम प्राइस इक्विलिब्रियम जानने के लिए एक्सिस Y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि Y एक्सिस पे ही प्राइस दिखाया गया है। तो टू नो प्राइस इक्विलिब्रियम वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस Y and we obtain a point as P0. P0 is called equilibrium price। देखो सही है, ये डिमांड और सप्लाई ये दो फोर्सेस पे डिसाइड हुआ, और क्वांटिटी को जानने के लिए E0 से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस X पे, हमें एक पॉइंट मिला Q0, जिसको कहते हैं क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, यानी कि OP0 प्राइस पर एक सेलर O की क्वांटिटी को परचेज करने के लिए रेडी है ना, सेलर बेटा सेल करने के लिए रेडी है और बायर उसको परचेज करने के लिए तैयार है। तो बोथ आर रेडी टू बाय एंड सेल ओ की क्वांटिटी एट OP0 प्राइस, यानी कि इसमें बी भी सही है,
सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, यानी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? हम लोग बेटा इक्विलिब्रियम को देखेंगे मार्केट में, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस गलत हो जाएगा, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम से ही तो ये दोनों बना है ना, तो ये क्या हो गया, दोनों है, और इन दोनों की सहायता से मार्केट इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम ना बने, मार्केट इक्विलिब्रियम ना हो, तो ये दोनों नहीं होगा, और दोनों यहाँ पे है, तो बोथ लिखा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर सी है बेटा। कॉपी कर लो इसको, आंसर लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. What will be the effect upon equilibrium price when increase in demand is more than increase in supply? मैं इसको आपको समझा दूं। What will be the effect upon equilibrium price when increase in demand, यानी डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है एंड सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, मोर देन सप्लाई इंक्रीज, यानी सप्लाई भी इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड इंक्रीज किया 10% मान लेते हैं, और सप्लाई इंक्रीज किया 5%, 8% भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब इसको डायग्राम से मैं बता दूं, ऐसे ही बेटा आप भी करिएगा, ये ओरल हो जाएगा, लेकिन डायग्राम से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जब डिमांड बेटा, अब कहेंगे सर बता दीजिए ओरल ही, जब डिमांड बेटा ज्यादा इंक्रीज किया सप्लाई से, तो यहाँ पे बायर वीक होगा, सेलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेलर ने सप्लाई 5% ही बढ़ाया और आपने डिमांड 10% बढ़ा दिया, तो सेलर क्या करेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, यानी प्राइस क्या होगा बेटा, वो बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेज। क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ये आंसर होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा नहीं होगा। अब कैसे होगा ये भी हम आपको समझा दे रहे, इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं क्लियर कर दूं। ये डिमांड, ये है सप्लाई, इतने को पहले हम पॉइंट कर दें, वाई एक्स, क्या हो गया बेटा प्राइस इन रुपीस, यहाँ हो गया क्वांटिटी इन यूनिट्स, ये हो गया सप्लाई S0 S0, ये हो गया डिमांड D0 D0, और आपका हो गया ये P0 P0, और ये हो गया Q0। अब यहाँ पे क्या बेटा, डिमांड इंक्रीज किया 10%, जब डिमांड इंक्रीज करेगा 10% तो वह ये होगा, ये 10%, और सप्लाई इंक्रीज किया 5%, तो जितना D0 से रेड कलर का जो हमने डिमांड लाइन बनाया है, जितना डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस बनेगा सप्लाई के लिए, क्यों, क्योंकि ये 5% है, ये 5% है, तो ये हो गया बेटा D डैश, और ये हो गया S डैश। अब देखो न्यू डिमांड लाइन D डैश और न्यू सप्लाई लाइन S डैश दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट E डैश। E डैश से आपको जानना है प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए आप जो नया इक्विलिब्रियम E डैश, इसे एक्सिस Y पे जाएंगे प्राइस के लिए जानने के लिए, और यदि क्वांटिटी पूछता तो एक्सिस X पे आते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, एक्सिस Y पे जो नया हमें इक्विलिब्रियम मिला E डैश, जो कि पुराने वाले के ऊपर है, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम बेटा क्या हुआ, जो पहले वाला क्वांटिटी था उसके राइट है, यानी Q डैश है। तो क्वेश्चन पूछा गया केवल प्राइस इक्विलिब्रियम की बात कही गई है, क्या फर्क पड़ा, तो इंक्रीज किया, देखो मैंने यहाँ पे इंक्रीज पहले बताया। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा डायग्राम से जब करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्क कर लीजिए इसको। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज फ्लोर प्राइस रेफर टू। सिंपल सा है, फ्लोर प्राइस को ही हम लोग कंट्रोल प्राइस कहते हैं। फ्लोर प्राइस ऑल्सो नोन एज कंट्रोल प्राइस। फ्लोर प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है, जिसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है
कि सेलर उससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, यानी बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्राइस और फ्लोर प्राइस की बात की जाती है। जब हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो देखोगे बेटा वहां लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो फ्लोर प्राइस होगा, कंट्रोल प्राइस होगा, वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज, सिंपल सा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कांस्टेंट। करेक्ट आंसर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप जैसे जैसे एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाते हो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है, इसलिए आप जिस गुड्स को छोड़ने की पहले बात करते थे, अब उसको सेक्रीफाई करने के लिए आपकी जो इच्छा होगी वो कम होती आएगी, कम होती आएगी। क्योंकि जब आप गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं उससे आपका मन भरते जाता है, आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है ना। तो आप जिस गुड्स को पहले सेक्रीफाई कर रहे थे, भाई जब तक दूसरे को सेक्रीफाई नहीं करोगे, आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कैसे दूसरे गुड्स के यूनिट्स को बढ़ाओगे। तो जो रेट ऑफ सेक्रीफाइंग होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, वह घटता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वह कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। स्लोप ऑफ आईसी नेगेटिव एंड शेप ऑफ आईसी इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये पूछा जाता है कि स्लोप इसका नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि बायर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही रहना है, एक को यदि बढ़ाना तो दूसरे को से घटाना पड़ेगा। तो ड्यू टू स्कैर्सिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज स्लोप नेगेटिव होता है, और ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22, ABC and AC curve cannot intersect each other because ABC और AC कभी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि AC क्या है, AC is the sum of ABC and AFC, और AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। AFC कभी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि TFC कांस्टेंट होता है। AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होने के कारण AFC घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन एक्सिस एक्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी वो कभी जीरो नहीं होगा। तो जब वो जीरो होगा नहीं, AC ABC के क्लोज होते जाएगा, लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। AC ABC को कब इंटरसेक्ट करेगा? जब AFC जीरो हो जाए, और AFC कभी जीरो होगा नहीं। क्लियर? इसी से एक संबंधित और क्वेश्चन बता दें आपको कि AC और ABC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पैरेलल तब होगा जब AFC कांस्टेंट हो, और AFC कभी कांस्टेंट होगा ही नहीं। AFC केवल घटता है। बता दे डायग्राम से, सोचे ऐसे डायरेक्ट बता दे, लेकिन देखो बेटा, ये AFC है, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करेगा, लगेगा कि एक्स को जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर दे, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा
तो ये एक ऐसे कर्व होता है, इसको कहते हैं ये ABC है, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये एक कर्व है, ये AC है। तो देखो बेटा, लग रहा है कि जाकर कहीं इस ABC को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि AFC यहाँ जीरो होगा नहीं। जब AFC जीरो नहीं होगा, AFC एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि TFC कांस्टेंट होता है। TFC क्या था बेटा? ये कांस्टेंट होता है, ठीक। इसलिए MC स्टार्ट्स फॉलिंग गलत है। TC TVC TC माइनस TVC इज इक्वल टू TFC होता है, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही है। TC डज नॉट इंक्रीज, TC बेटा ये गलत है, TC डज नॉट इंक्रीज नहीं। इसमें करेक्ट क्या होगा? बी ऑप्शन होगा कि TFC TC और TVC का डिफरेंस होता है, और TFC हमेशा कांस्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। मार्क कर लो बेटा। ट्वेंटी थ्री, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड? डिमांड के चेंज होने का कारण क्या है? चेंज इन डिमांड बेटा ध्यान देना, चेंज इन डिमांड कहा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं कहा। तो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम यानी कि चेंज इन डिमांड कहा, इसका मतलब कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं। तो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये भी है, अदर फैक्टर में ही आता है। एंड साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी ये भी है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में है ना। तो यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है, चेंज इन डिमांड यानी कि प्राइस कांस्टेंट होगा, अदर फैक्टर वेरिएबल होगा और चेंज हो रहा था। यहाँ पे भी होना चाहिए बेटा, पॉपुलेशन चेंज लिखना चाहिए, लेकिन ए भी सही है, बी भी सही है, और यहाँ पे चेंज लिखते तो सही आता, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया तो ए भी सही है। ऑप्शन क्या हो बेटा? डी होगा। करेक्ट आंसर इज डी। एंड क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अप्लाई होने के क्या कारण है? आप जब देखेंगे आपके बुक में कॉजेज लिखा होगा, तो फर्स्ट है बेटा स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स होता है। जो फैक्टर्स होते हैं उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन फैक्टर्स। जब यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? वह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आउटपुट मिलेगा लेकिन वो कम मिलेगा। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस नहीं होता। ये इसको आप मैं हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 24 हो गया, 25 पे चलते हैं। What is the reason for the U shape of short run average cost curve? AC कर्व शॉर्ट रन में U शेप होता है। तो U शेप का बस एक ही कारण है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शेप ऑफ कॉस्ट कर्व इज U शेप। U शेप क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, इसके चलते वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आता है, कांस्टेंट है। इसलिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वह यू शेप्ड होगा। कैसा होता? यू जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। द रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड इज, डिक्रीज इन डिमांड बेटा ध्यान देना, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं, डिक्रीज इन डिमांड। किसके चलते? याद करो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी, जब प्राइस ऑफ टी बेटा फॉल करता है
तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या होता है? ऐसे समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्राइस ऑफ टी बेटा ये डिक्रीज करे, इंक्रीज कराते हैं बेटा, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज करेगा, तो जब इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होगा? ये घट जाएगा। लेकिन प्राइस ऑफ कॉफी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा और कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है, तो बायर क्या सोचेगा कि अरे भाई जब पैसा बढ़ा के हमें चाय के लिए देना ही है, तो इसमें से कुछ लोग सोचेंगे कि चलो क्या करते हैं, टी को छोड़ करके कॉफी को बढ़ाते हैं, यानी कॉफी की जो डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ कॉफी क्या इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बेटा, डिक्रीज इन डिमांड कहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होगा ही नहीं, यहाँ लिखा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना? नहीं बेटा, देखो नहीं हुआ ना। राइज इन प्राइस यदि होता तो वह इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता बेटा, यहाँ क्या होता? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता, लेकिन यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। क्यों? हमने बताया था आपको कि प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज किया, जब प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज करेगा तो डिमांड ऑफ शूज बेटा क्या हो जाएगा? ये घटेगा। लेकिन प्राइस ऑफ पॉलिश रिमेन कांस्टेंट, जब इसकी प्राइस कांस्टेंट है पॉलिश की, जब लोग जूता नहीं खरीदेंगे तो पॉलिश लेकर क्या करेंगे, यानी सप्लाई ऑफ पॉलिश क्या हो जाएगा बेटा? वह घट जाएगा। देखो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ये घटा इसके चलते, यानी यहाँ पे प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज किया बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, बात हो रही बेटा डिक्रीज डिमांड की, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है ना, इसलिए इससे कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा इससे संबंधित नहीं है, छोड़ दो इसको, नोट कर लो। 26 का करेक्ट आंसर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, द डिमांड फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ फ्रूट जूस इज इलास्टिक, इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये कब होगा? लग्जरी के लिए नहीं बेटा, ये गलत है। इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, नहीं, मार्केट में इट्स जस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, यदि मार्केट में सब्स्टिट्यूट इसका अवेलेबल है, इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, इसलिए जब ज्यादा मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, देन ईपी इज ग्रेटर देन 1, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ध्यान देना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम डिमांड नहीं होता बेटा, इनकम डिमांड रिलेशन बेटा पॉजिटिव होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड नहीं होता है, इनवर्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ए एंड बी होगा? नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड नहीं होता बेटा, इसमें पॉजिटिव होता है बेटा, है ना? तो ये बी आंसर गलत है, बोथ एंड बी दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि इसको हम लोग समझ ले, सही है। करेक्ट आंसर, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, प्राइस घटेगा तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है, ठीक ना? तो करेक्ट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, which of the given option is the correct region for the backward bending supply curve, यानी सप्लाई कर्व कैसा होता है? देखो सप्लाई कर्व बेटा बैकवर्ड बेंडिंग ये ऐसे होता है बेटा,
ये सप्लाई कर। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक जब वेजेस बढ़ती है तो जो काम करने वाला पर्सन है, वर्कर है, अपने काम के घंटे को क्या करता है, बढ़ाता है, सोचता है चलो भाई पैसा मिलेगा काम करें। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब उस हो जाता है तो वह काम करने के जो घंटे थे उसको अब कम कर देता है और उसको आराम करने के घंटे में बदल देता है। तो ऑप्शन है लेबर फर्स्ट प्रीफर वर्क। पहले तो वो क्या करता है, काम को पसंद करता है। देखो पहले 2 घंटे काम किया, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, लेकिन जब उसकी वेजेस बढ़ गई तो सोच रहा अब क्या करना है यार, मौज मस्ती करो ना। तो जो 4 घंटे काम कर रहा था वो क्या करेगा बेटा, उसमें से आधा घंटा कम कर देगा, पैसा तो मिल ही रहा, मालिक तो पैसा दे रहा है, चलो आराम करते हैं। तो काम के घंटे को कम करके और आराम के घंटे में वो बदल लेता है। तो लेबर फर्स्ट प्रेफर वर्क ओवर लेजर एंड देन लेजर ओवर द वर्क, है ना। यानी काम को वह छोड़ करके पहले वह काम को पसंद करता बेटा, है ना। प्रेफर वर्क ओवर लेजर, आराम को नहीं काम करना पसंद करता है। और फिर बाद में वह लेजर को प्रेफर करता है, काम को छोड़ देता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। बी पे कोई मतलब ही नहीं है। लेबर फर्स्ट प्रेफर लेजर, पहले ही आराम चाहेगा, तो पहले खूब काम करना चाहेगा, पहले पैसा मिले, एक विश्वास मालिक के ऊपर बन जाए, जब हो जाए तो उसके बाद वो आराम करेगा, जा करके गोडाउन में और वो घूमेगा, बहाना करेगा, मस्ती करेगा, घर पे बात करेगा, ठीक ना, दोस्तों से बात करेगा, अपने जो हित मित्र होंगे रिलेटिव उससे बात करेगा। तो क्या कर दिया, वो काम के घंटे को कम करके अब अपना काम कर रहा, अपने मस्त है ना। ये है, कोई दिक्कत। करेक्ट आंसर इज ए। एनी प्रॉब्लम। चलो बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन और बच गया। What is the reason for the upward sloping supply curve? Direct relation between price and quantity, बिल्कुल सही है। Number of producers, profit maximization, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑल द above हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑल द above। क्वेश्चन नंबर 31, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन पाया जाता है बेटा, पॉजिटिव पाया जाता है। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या होती है बेटा, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी, यानी कि पहला ही आंसर सही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। डिक्रीज होने का मतलब नहीं, इसलिए सी का कोई सोचने की बात ही मत करो। 32, opportunity cost of a good is the, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी आता बेटा तो सिंपल से याद रखो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन अप। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन अप। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, रियल कॉस्ट से कोई मतलब है नहीं, अपकमिंग कॉस्ट कोई नहीं है, एंटीसिपेट कुछ भी नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन अप। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कार, पेट्रोल और कार कैसे गुड्स है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन पाया जाता है, यदि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। यदि सब्स्टिट्यूट होता तो क्या होता, बढ़ जाता है ना। 34, व्हाट इज एक्स एंटी डिमांड ऑल्सो नोन एज, एक्स एंटी डिमांड को और किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से बेटा जानते हैं, शेयर कर रहे हैं। एक्स एंटी डिमांड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटेंडेड डिमांड। यस, पहला ही ऑप्शन बेटा सही है। इंटेंडेड डिमांड मतलब क्या होता है बेटा, इंटेंडेड का मतलब हो गया कि फॉर कॉस्ट
यानी आप फ्यूचर के लिए, है ना, आप एडवांस में ही प्लान करते हैं। फोरकास्ट इन फ्यूचर, एडवांस प्लान करते हैं। एक्स एंटी डिमांड को ही प्लान डिमांड भी कहते हैं बेटा। इंटेंडेड डिमांड का मतलब होता है कि फोरकास्ट इन एडवांस, कि मतलब हम आने वाले समय में इतने की डिमांड करेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, नॉट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। एक्स एंटी का मतलब होता है नॉट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। ऐसा हम सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब ही होता है क्या? फोरकास्ट इन एडवांस। एडवांस के लिए आप पहले से फोरकास्ट कर रहे हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बेटा किससे शो करते हैं? नोट कर लो, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स, MRS XY मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर वाई, यानी MRS XY, ठीक ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? और MRS XY को कैसे लिखते हो बेटा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से लिखते हो, ठीक ना। और MU X अपॉन MU Y, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ये लिख दो, ये लिख दो। क्लियर? इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये आपके काम का नहीं है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू C ऑप्शन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ भी नहीं सोचना बेटा। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर सी, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कुछ भी नहीं सोचना है। जब आपसे इनकम इफेक्ट करता तब प्राइस इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता, उसको ट्रांसपोज करते। लेकिन यहाँ पे प्राइस इफेक्ट बेस से बेटा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू IE प्लस SE होता है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भगवान करे आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे भी मिल जाए। 36 हो गया ना। अब हम चलते बेटा 37 पे। सोशल कॉस्ट इज, सोशल कॉस्ट किसके बराबर होता है बेटा? इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं बेटा, वो इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। प्राइवेट कॉस्ट और यस बेटा बिल्कुल, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड करते तो सोशल कॉस्ट बनता। फार्मूला ये, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट। फार्मूला होता है बेटा, नोट कर लो। सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट, सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा याद कर लो फार्मूला ये, कोई टेंशन नहीं, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ गुड्स ऑफ स्नॉब अपील। दिखावा, स्नॉब अपील, डिमोन्स्ट्रेशन, प्रेस्टीज गुड्स, जिससे सोसाइटी में हमारी इज्जत होती है। क्या होगा? बेसिक यूटिलिटी पूरा करते हो, साइकिल खरीद लिया, चल रहे हो, चावल दाल खा रहे हो, पंखे के नीचे बैठे हो, उससे आपकी इज्जत बढ़ जा रही है। कार का इंश्योरेंस करा लिया, बड़ी बात हो गई। बैंक अकाउंट खोल लिया, जनधन खाता खोल लिया बैंक में, बहुत ज्यादा इज्जत हो जाएगा? नहीं। इज्जत कब बनेगा? आपको लोग सोसाइटी में कब अच्छा समझेंगे, आपके स्टेटस को कब समझेंगे? जब आप क्या खरीदेंगे बेटा? बाइंग अ फरारी कार। फरारी जब खरीदते बेटा तो कैसा लगता है? लोग, ये क्या बहुत आसान चीज है क्या फरारी? देखो हमारे जो बेटे हैं उनको फरारी बेटा बहुत पसंद है, तो इनको लगता है, ये हमको दिखाते हैं, उसका फोटो दिखाते हैं कि पापा फरारी है, ये एक शौक है।
यानी कि जब फरारी जिसके पास होगा तो सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बनेगा कि भाई ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत पैसा तब तो जाकर के फरारी पे बैठ रहा है ना। यस, जिस दिन हमारे बेटे खरीदेंगे भाई उनको शुभकामना, अच्छी जॉब को वह हासिल करें और अपने शौक को पूरा करें। तो वहां क्या होगा बेटा, स्नॉब अपील होगा। बाइंग अ फरारी इज एन एग्जांपल ऑफ गुड्स ऑफ स्नॉब अपील। यस बेटा बिल्कुल, आप लोग देख करके इसका आंसर लगा देते, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी लोग आप लोग बेटा एक ख्वाब देख रहे होंगे, कोई ऑडी में चलने के लिए, कोई फरारी में चलने के लिए, कोई इससे भी महंगी महंगी कार के लिए, है ना। आज आपके पास मोबाइल फोन है, जब आप बेटा वो एप्पल वाला मोबाइल फोन लेके जब चलते हो, लोग देखते तो क्या सोचते हैं, अरे भाई इसके पास पैसा है, अच्छा तभी तो लिया है ना। हम लोग मोबाइल कौन सा लेके चलते बेटा, नोकिया का, सैमसंग का 10,000 वाला, और वो कितने का मोबाइल है, 1,35,000 का, 1,80,000 का मोबाइल फोन है। अरे भाई क्या, लेकिन नहीं, प्रेस्टीज है, उसके पास 2.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन है, कौन सा, तो एप्पल का है। तो अब लगता है ना कि भाई कितना उसका इमेज बन रहा सोसाइटी में। यस, वह स्नॉब अपील बेटा है ना। बाइंग अ फरारी इज एन एग्जांपल ऑफ गुड्स फॉर स्नॉब अपील। ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बेटा पढ़ते तो वहां पर है, ये लाइव पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 39, the short run refer to the period of time when output can increase by increasing labor। यहाँ पे क्या होता है, लेबर होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हम लेबर को क्या करते हैं, बढ़ा करके आउटपुट को बढ़ा लेंगे, जबकि कैपिटल को क्या करते बेटा, कांस्टेंट रखते हैं। शॉर्ट टर्म में जो क्यू होता है, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल के, तो यहाँ पे के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट और के ऊपर बार बना देते, एल वेरिएबल है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, the short run refer to the period of time when output can be increased by increasing labor। सबसे पहले लेबर, ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी लेबर है, यानी ए और डी खत्म, ठीक, और कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट होगा, ठीक ना, कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे अदर फैक्टर में कैपिटल भी आ गया बेटा और लैंड भी आ गया, ठीक ना। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे लेबर कैपिटल दो लेकर चलते हैं, लेकिन जो ऑप्शन इन्होंने दिया यहाँ पे लैंड भी दे दिया, लैंड भी क्या बेटा, ये भी फैक्टर फिक्स होगा, इसको भी हम नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ये भी सही है, इस तरीके का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज सब चीजें उसमें आती हैं। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल फिक्स है, लैंड भी फिक्स है ना। बात समझा गया। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि मान के चल रहे हैं, जूम कर रहे हैं कि लेबर और कैपिटल ही लेकर चल रहे हैं ना। बात समझा गया। तो इसके हिसाब से तो हम बी पे जाएंगे, लेकिन दोनों आंसर बेटा यहाँ पे सही है ना। ऐसा बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इसको चेक करके और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, लेबर क्या होगा, लेबर क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और कैपिटल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर लेबर यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और लैंड क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो दोनों इसमें सही है, बट दोनों में जो क्लोज आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। सी बी है बेटा, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल, लैंड भी फिक्स है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं कि हम दूसरा रूम ले लेंगे, नहीं, वेट करेंगे, ये ना कि डिमांड बढ़ेगी तब जाकर के मशीन मुझे जरूरत पड़ेगा, फिर मशीन को ऑपरेट करने के लिए दूसरे जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। इसलिए ये भी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, when a fall in price of commodity result in increase in total expenditure। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, तो बता देते हैं आपको यहाँ पे। when price and total expenditure, price fall, total expenditure rise कर रहा है। when price and total expenditure move in opposite direction, नोट कर लो बेटा, when price and total expenditure move in opposite direction then EP is greater than 1। price and total expenditure move in same direction then EP is less than 1। price increase करे या decrease करे but total expenditure remain constant then EP is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 1 होगा। तो
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल किया, टोटल एक्सपेंडिचर राइज किया, देन ईपी इज ग्रेटर देन 1 होगा। या यही कह देता कि व्हेन अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, तब भी क्या होता, ग्रेटर देन 1 होता है ना। यानी कि प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, और प्राइस बढ़ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, तो इस केस में क्या होगा, ईपी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर, इसको बेटा मार्क कर लो, डी। व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन same direction, EP less than 1, price and total expenditure move in opposite direction, EP is greater than नहीं, when price and total expenditure move in same direction, EP less than 1 and price and total expenditure move in opposite direction, EP is greater than 1, and when price increases or decreases but total expenditure remain constant, then EP is equal to 1। क्लियर। आज कल 40 क्वेश्चन, जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा, वो भी जल्दी ही मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आप इस 40 क्वेश्चन पे अपना वर्क कीजिए। मुझे मालूम है इस समय लगा, केवल आंसर बता देते तो जल्दी हो जाता, बट एक्सप्लेनेशन भी देना था आप लोगों को। आपका रिक्वेस्ट भी था कि सर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए बेटा मैंने ये वीडियो तैयार किया। जो रेस्ट 40 क्वेश्चंस हैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए अवेलेबल करा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने आज पहला ये वीडियो देखा है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ। और अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम लिंक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप, जो कि इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आपको ये सॉल्यूशन जो भी चीजें हैं वह मिलता रहेगा। आप अपने डाउट पूछते रहिए, हम आपको वहां पे बताते रहेंगे। तो आप कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैं आपके लिए वीडियो बनाया, और जो 40 क्वेश्चन और बचा उसका भी मैं अगला वीडियो आपके सामने जल्दी ही लाऊंगा। कहीं से भी कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिना किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके सजेशन का हम दिल से स्वागत करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने साथ अपने दोस्तों को भी इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जोड़िए। आपका भी भला हो और आपके दोस्त का भी भला हो। हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।